हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। भारत के भूगोल सीरीज का ये 6th लेक्चर है जिसमें हम भारत के तटीय प्रदेश को समझेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बात करी थी प्रायद्वीपीय भारत की, और प्रायद्वीपीय भारत में भी हमने जो महत्वपूर्ण पठार है जैसे दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार, शिलोंग का पठार, इन सब पठारों के बारे में बात की थी कि किसकी पठार की क्या उपयोगिता है और कौन कौन सी वहाँ पर जो है भौगोलिक दृष्टि से कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं उनके बारे में हमने समझा था। इस लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए है उटा कामंड, ऑप्शन बी अनामुडई, ऑप्शन सी डोडा बेटा और ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नामुडी, क्योंकि अन्नामलाई की पहाड़ियों में उपस्थित अन्नामुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे डोडा बेटा जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ियों की विशेषता क्या थी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो है कौन सी पहाड़ियों में मिलते हैं ये, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन दोनों का मिलान पॉइंट है। तो ये हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत में। आगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि दक्षिण भारत का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। जो दक्कन का पठार है दक्षिण भारत में, जो लावा निर्मित पठार है, वो भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। दूसरा है कि लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। भारत का रूर किसे कहते हैं, तो छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में कोयला और लोहा खनिज उपस्थित है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। अब हम बात करेंगे तटीय प्रदेश के बारे में कि भारत का जो तटीय प्रदेश है वो पूर्वी तट और पश्चिम तट में विभाजित है। पूर्वी तट और पश्चिम तट की विशेषताओं को अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो पूर्वी तट है उसमें दामोदर नदी और महानदी, इन दोनों के जो बीच वाला मैदानी क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं उत्कल का मैदान। तो उत्कल का मैदान कौन सा है, दामोदर और महानदी के जो मध्य वाला मैदान है वो उत्कल का मैदान है, जो कि भारत के दो राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन दो राज्यों में उत्कल के मैदान का फैलाव है, विस्तार है। उससे जब हम थोड़ा दक्षिण में आएंगे तो जो हमें पूर्वी तट मिलता है उस तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट जो महानदी और कृष्णा नदी यानी कि महानदी और कृष्णा नदी के जो मध्य वाला क्षेत्र है, जो उत्तरी सरकार तट है, वो भी भारत के दो राज्यों में यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। और उत्तरी सरकार जो तट है उसी का ही भाग है काकीनाडा तट। तो हमने बात की उत्तरी सरकार तट की। उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, महानदी क्षेत्र से लेकर कृष्णा नदी तक। और काकीनाडा जो तट है वो उत्तरी सरकार तट का ही एक भाग है जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मध्य है। यानी कि इसको इस तरह समझो कि ऊपर जो नदी है और बीच में एक नदी है गोदावरी, ये तो हो गई कृष्णा नदी, ये हो गई महानदी और ये बीच में गोदावरी। तो महानदी से कृष्णा नदी के बीच का तो पूरा उत्तरी सरकार तट हो गया, पर गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मध्य वाला जो क्षेत्र है उसे काकीनाडा तट बोला गया। तो ये हमें एक विशेषता ध्यान रखनी है काकीनाडा तट की, जो किसका भाग है, उत्तरी सरकार का। तो हम इसमें हमने क्या समझा कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य के तट को काकीनाडा तट कहा जाता है। तो दो तटों की हमने बात की, उत्कल का मैदान और उत्तरी सरकार। फिर सबसे दक्षिण में आते हैं हम, तो हमें कोरोमंडल तट प्राप्त होता है जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक जो पूरा तटीय क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दो राज्य हो गए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें फैला हुआ है। और कोरोमंडल तट की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा इसी तट पर होती है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा कौन से तट पे होती है, कोरोमंडल तट पे, जो कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक इसका फैलाव है। तो ये हमने बात करी किसकी, पूर्वी तट की। पश्चिम तट को हम चार भागों में बांटते हैं, एक सौराष्ट्र तट, दूसरा कोंकण या गोवा तट, फिर कर्नाटक या कन्नड़ तट, और फिर सबसे दक्षिण में मालाबार तट। तो इसको भी देख लेते हैं। जो गुजरात वाला क्षेत्र है, भारत का राज्य जो गुजरात है, तो गुजरात से जो महाराष्ट्र तक है वो सौराष्ट्र तट बोला जाता है।
और महाराष्ट्र से गोवा के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे कोंकण या फिर गोवा तट कहते हैं। और गोवा से पूरा कर्नाटक वाला क्षेत्र उसको कर्नाटक या फिर कन्नड़ तट, और कर्नाटक से केरल पूरा जो है वो मालाबार तट है, जहाँ से मसालों का व्यापार हुआ था और यहीं इसी तट से होकर जो है अंग्रेज भारत में आए थे। तो ये 4 तट हमें ध्यान रखना है। सबसे इनका क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन तटों को उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर तक व्यवस्थित करवाने वाले सवाल अक्सर आते हैं, तो इनको इसी क्रम में ध्यान रखना है। सबसे जो उत्तर में सौराष्ट्र, फिर कोंकण को तट को ही गोवा तट कहा जाता है, और कर्नाटक तट को ही कन्नड़ तट कहा जाता है। उसके बाद सबसे अंतिम जो दक्षिण में है वो मालाबार तट है। यानी कि कोरोमंडल तट और मालाबार तट दोनों कहाँ पे आगे मिल रहे हैं? कन्याकुमारी में। तो ये चीज़ हमें देखनी है। इन तट को एक बार इस फोटो को आप नोटबुक में 1-2 बार बनाओगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा तट कहाँ कहाँ के बीच फैला हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं कि लेगून क्या होती है। तो लेगून जो है वो महासागरीय लहरों के निक्षेपण से निर्मित खारे पानी की झीलों को लेगून कहा जाता है। यानी महासागर की जब लहरें उठती है तो लहरें अपने साथ कुछ निक्षेपण के पदार्थ लेके आती है, और उससे निर्मित जो खारी पानी की झीलें होती है उसे लेगून कहा जाता है। यानी कि लहरों के साथ अगर कंकड़ पत्थर मिट्टी आते हैं तो उसका जब जमा हो जाता है, जमा होने के बाद तो लहरें तो वापस चली जाती है, पर उस जमाव के कारण वहाँ का जो पानी है उसको वो घेर लेते हैं, वह जमाव, वो जो निक्षेपण है वो घेर लेता है, तो वहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। तो जैसे लेगून है, तो भारत की जो सबसे बड़ी लेगून है चिल्का झील उड़ीसा में पूर्वी तट पर, उसी तरह पुलिकट झील भी एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर, तो एक लेगून के उदाहरण है। ये महासागरीय लहरों के निक्षेपण के जमाव से बनी हुई झीलें हैं। उसी तरह कयाल क्या होता है? कयाल होता है कि महासागरीय लहरों के अपर्दन द्वारा जो निर्मित खारे पानी की सर्पिलाकार झीलें होती है। ये पश्चिम घाट की विशेषता है। पूर्वी घाट की विशेषताएं क्या थी? लेगून। लेगून कौन सा घाट की विशेषता है? पूर्वी घाट के। भारत का जो पूर्वी घाट है वहाँ पे लेगून मिलती है, और जो पश्चिम घाट है वहाँ पर कयाल मिलती है। लेगून तो निक्षेपण के जवाब से है, और जो कयाल है वो अपर्दन द्वारा निर्मित सर्पिलाकार झीलें हैं, और इनकी संख्या केरल में बहुत अधिक है। तो जो केरल में कयाल कौन कौन सी है जो याद रखना है? एक तो वेम्बनाड, एक अगस्त्यमुदी, एक पुन्नामडा कयाल। वेम्बनाड लेक और अगस्त्यमुडी और पुन्नामदा कयाल किसका उदाहरण है? कयाल के। और पुन्नामदा कयाल का एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी या फिर नौका दौड़ जो है इसमें आयोजित की जाती है पुन्नामदा लेक में। उसी तरह भारत में सर्वाधिक लेगून और कयाल कौन से राज्य में? केरल में। करेवा किसे कहते हैं? कि हिमालय में हिमानियों द्वारा हिमोड़ के जवाब से निर्मित उपजाऊ मैदानों को जम्मू कश्मीर में करेवा कहा जाता है। और करेवा केसर की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त या फिर सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं। तो करेवा क्या है? जो हिमानियों द्वारा हिमोड़, हिमोड़ क्या होता है? बर्फ़, बड़े बड़ा बर्फ़, तो बर्फ़ के जमाव से जो निर्मित मैदान है उससे जम्मू कश्मीर में करेवा कहा जाता है। तो उस करेवा जो है वो केसर की कृषि के लिए ज़्यादा उपयोगी रहता है। अब जैसा कि हमने बात की थी पश्चिमी तट की, तो जो सौराष्ट्र तट है वो कहाँ तक है? दीव तक। उसके बाद दीव से बीच में जो पूरा गोवा तक जो क्षेत्र है वो कोंकण या गोवा तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक में न्यू मंगलूर तक कन्नड़ तट, और न्यू मंगलूर से पूरा केरल कन्याकुमारी तक जो है मालाबार तट है। तो सबसे ऊपर काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, जहाँ पेट्रोलियम खनन और नमक उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है काठियावाड़ तट, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में नमक उत्पादन यहीं से होता है, गुजरात वाले क्षेत्र से, क्योंकि समुद्र का किनारा है और यहाँ पे जो ड्राई रेगिस्तान भी हमें मिलता है नमक, जहाँ पर नमक का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो पेट्रोलियम खनन और नमक का उत्पादन कौन से तट की विशेषता है? काठियावाड़ या फिर सौराष्ट्र तट की। उसी तरह जब हम इससे थोड़ा दक्षिण में जाएंगे तो दीव से गोवा तक जो फैला हुआ तट है उसे गोवा तट या कोंकण तट कहते हैं, जो पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है। अक्सर लोग गोवा जाते हैं तो पर्यटन विभाग पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है गोवा तट, और यहाँ पर काजू का उत्पादन भी होता है। अब गोवा से न्यू मंगलोर तक अगर हम चलें तो कर्नाटक में जगह है न्यू मंगलोर, तो उस तट को बोला जाता है कर्नाटक तट या फिर कन्नड़ तट, जो आम और काजू के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और मालाबार तट कर्नाटक के न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट है, पूरा केरल वाला क्षेत्र, जहाँ पर मसाले, रबड़, नारियल और सर्वाधिक मछली पालन होता है मालाबार तट में। तो ये पश्चिमी तट की विशेषताएं हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो इनका क्रम ध्यान रखना है, दूसरा इनकी विशेषताएं ध्यान रखनी है।
अब तटीय प्रदेश के बाद हम बात करते हैं पांचवें भौगोलिक प्रदेश की, द्वीपीय प्रदेश की। तो हमने बात करी थी शुरू में, सबसे पहले तो हमने हिमालय को पढ़ा, हिमालय के बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियों के बाद उत्तरी मैदान को हमने समझा, जो गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय भारत को समझा, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ और उसके बाद यहाँ के जो पठारी क्षेत्र है उसके बारे में हमने बात की। और इस वाले लेक्चर में हमने तटीय भाग को देखा, तो तटीय में भी हमने पूर्वी तट और पश्चिमी तट को विभाजित करके पढ़ा है। अब हम बात करेंगे द्वीपीय प्रदेश की। तो भारत में 2 द्वीपीय प्रदेश हमें ध्यान रखना है, एक तो अंडमान और निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है, और अरब सागर में है लक्षद्वीप, अरब सागर में है जो है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो अराकान युमा पर्वत का भाग है। यहाँ पर जो अराकान युमा पर्वत है उसका भाग है, उसके कुछ द्वीप जो पानी के ऊपर निकले हुए हैं, कुछ पहाड़ियाँ, उन्हीं को अंडमान निकोबार के द्वीप की श्रेणी में रखा गया है। तो पूरा म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये पूरा अराकान युमा पर्वत का भाग माना जाता है। तो उसी को हम देखने वाले हैं। तो द्वीपीय प्रदेश 2 हैं, एक तो लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप किसका उदाहरण है? एक प्रवाल द्वीप का, और अराकान युमा पर्वत का भाग है अंडमान निकोबार, इसलिए ये पर्वतीय द्वीप है। तो अंडमान और निकोबार में 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है, जबकि लक्षद्वीप में 36 द्वीप है जो अरब सागर में हमें मिलते हैं। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। इसमें समझने लायक चीज़ यह है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से चैनल हैं जो अंडमान निकोबार भूभाग को अलग करते हैं। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम पॉइंट, या फिर जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो पिग्मेलियन पॉइंट जो है वो ग्रेट चैनल के जस्ट ऊपर हमें प्राप्त होता है। तो ग्रेट चैनल के जस्ट ऊपर कौन सा पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के बाद जो है पूरा निकोबार आता है, और उसके ऊपर हम चलेंगे तो अंडमान आता है। तो अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार से। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो म्यांमार का कोको द्वीप है वो अंडमान को कोको स्ट्रेट से अलग करता है। तो कोको स्ट्रेट जो है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि कोको स्ट्रेट म्यांमार को भारत से अलग कर रही है, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का भाग है। तो कोको स्ट्रेट म्यांमार और भारत यानी कि अंडमान को अलग कर रही है। तो एक तो कोको स्ट्रेट ध्यान रखना है। उसके जब हम नीचे चलेंगे तो हमें अंडमान निकोबार को भी कुछ भागों में बांट के पढ़ना है। जैसे अंडमान के जो द्वीप हैं उनको हम उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, इनमें बांटकर समझने वाला है। तो उत्तरी अंडमान जो है वहाँ पर एक चोटी हमें मिलती है सैडल पीक। सैडल पीक जो है 737 मीटर ऊंची चोटी है। उसके बाद मध्य अंडमान में हमें एक मिलता है माउंट डियोवोली। माउंट डियोवोली जो है मध्य अंडमान में है, जो 515 मीटर है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब मिलता है, माउंट कोयोब 460 मीटर। और जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो भी दक्षिणी अंडमान में है, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है, जहाँ पर सेलुलर जेल भी है। तो सेलुलर जेल कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान पे है, और वहीं पे पोर्ट ब्लेयर भी है जो राजधानी है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान यानी कि छोटे अंडमान से, ये दक्षिणी अंडमान हो गया, फिर छोटा अंडमान, इन दोनों को अलग करता है ड्रंकन पास। ड्रंकन पास। तो एक तो ग्रेट चैनल को हमने देखा जहाँ से भारत की सीमा चालू होती है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कोको स्ट्रेट म्यांमार को अंडमान से अलग कर रहा है। वहीं ड्रंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान पर है, जिसका नाम अभी क्या है? श्री विजयपुरम। उत्तरी अंडमान जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जो 737 मीटर ऊंची है। और उत्तरी अंडमान पर ही हमें
एक नारकोंडन द्वीप मिलता है और मध्य अंडमान पे हमें बैरन द्वीप मिलता है, जो कि ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं नारकोंडम और बैरन। कहाँ पर मिल रहे हैं? उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान पर। अब एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ग्रेट निकोबार पे माउंट थुइलर। माउंट थुइलर 642 मीटर की चोटी है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर जिसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया, और सेलुलर जेल, ये कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान पर है, पोर्ट ब्लेयर और सेलुलर जेल दोनों। आगे कुछ और बात करते हैं उत्तरी अंडमान पर। तो उत्तरी अंडमान जो है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप उत्तरी अंडमान, जिस पर नारकोंडम द्वीप है जो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, और सब जो एक्टिव वोल्केनो है एकमात्र वो है बैरन द्वीप जो मध्य अंडमान पर है। तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम द्वीप है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद दक्षिण अंडमान पर हमें रोस द्वीप मिलता है जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसी तरह हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप, इनका भी नाम बदलकर क्या कर दिया? हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप और नील द्वीप का शहीद द्वीप नाम कर दिया गया। तो ये चीज़ें हैं, फैक्ट है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। एक बार इनको आप नोटबुक में बनाओगे ना पूरे इसको मैप को, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप तो उत्तरी अंडमान हो गया, जहाँ पर हमें सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप मिलता है, और बैरन द्वीप जो है वो एकदम एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान पे रोज द्वीप जो सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम कर दिया गया, वहीं पे हैवलॉक द्वीप जिसका नाम स्वराज द्वीप है, और नील द्वीप जिसका नाम शहीद द्वीप है। और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को, छोटा अंडमान को कौन अलग करता है? डंकन पास। कुछ जनजातियां यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप पर निवास करती है, तो उन जनजातियों के नाम हमें ध्यान देने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भाई ये जनजातियाँ कौन से द्वीप या फिर कौन सी जगह से बिलोंग करती है। तो एक तो सेंटिनलीज जनजाति, या एक सेम्पसेन, सोम्पसेन, ओंग, जरावा, ये यहाँ की जनजातियाँ है जो यहाँ पर निवास करती है। तो जो 16वीं लोकसभा थी 2014 की, उसमें फर्स्ट टाइम वोटिंग करी थी सोम्पसेन जो जनजाति है, सोम्पेन जो जनजाति है उन्होंने, तो इसको सेम्पेन या सोम्पेन बोला जाता है। तो 16वीं लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था 2014 में, उसमें फर्स्ट टाइम वोटिंग की इस जनजाति ने। तो सेंटिनलीज, सोम्पेन, ओंग और जरावा, ये किसके नाम है? जनजातियों के नाम हैं जो यहाँ पर निवास करती है। अब बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप तो हमने देख लिया, अंडमान निकोबार द्वीप, जो काफ़ी सारे द्वीपों में फैला हुआ है। अब हम बंगाल की खाड़ी के और द्वीपों को देखेंगे, जिसमें एक है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो आंध्र प्रदेश के तट पर है और भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप, और सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है वो यहीं पर स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप पे। उसके बाद न्यू मोरे द्वीप। न्यू मोरे द्वीप जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है, इसे डेल्टाई द्वीप कहते हैं, जिसको भारत ने बांग्लादेश को सौंप दिया है, न्यू मोरे द्वीप। उसके बाद अगला द्वीप है व्हीलर द्वीप, जो भी किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का भाग है, और उड़ीसा के साथ स्थित है ये, और भारत का जो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है वो यहीं पर है, जिसका 2015 में जो है नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका कर दिया गया, व्हीलर द्वीप का। तो व्हीलर द्वीप का क्या नाम कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत का क्या विश्व का ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उस नदी के बीच में असम में ही एक छोटा सा द्वीप मिलता है, छोटा सा नहीं यानी कि बड़ा सा द्वीप मिलता है, माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्योंकि समुद्र में तो द्वीप हमें दिख ही जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पर नदी द्वीप जो है वो इसकी एक खास श्रेणी है। तो माजुली द्वीप हमें याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसकी राजधानी है कारावती, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है आंध्रद्वीप, और मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र है लक्षद्वीप। अगर इसमें हम देखें तो मालदीव और लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय है, इनको 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो मालदीव जो एशिया का सबसे छोटा देश है, उसको मिनिकॉय से कौन अलग कर रहा है? 8 डिग्री चैनल।
और मिनिकॉय और करावती के बीच में है 9 डिग्री चैनल। और आंद्रे द्वीप जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और अमिनी द्वीप भी किसका भाग है? लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप में ज़्यादा कुछ हमें द्वीप में नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ की राजधानी करावती, सबसे बड़ा द्वीप आंध्र द्वीप, और 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करते हैं? तो 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल करावती और मिनिकॉय को अलग करता है। ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो भौतिक प्रदेश है भारत में, वो हम देखेंगे पश्चिम मरुस्थल को। तो पश्चिम मरुस्थल की कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि पश्चिम मरुस्थल जो है 33 सागर के स्थान पर निर्मित है, 3.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो राजस्थान राज्य में है, लगभग 60%। हालांकि ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पर मेन जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। तो राजस्थान का मैक्सिमम जो 50% एरिया है वो किस में कवर होता है? पश्चिमी मरुस्थल में कवर होता है। तो 60% रेगिस्तान जो है राजस्थान में ही प्राप्त हो जाए। कुछ और फैक्ट देखते हैं जो हम मेन वीडियो में नहीं देख पाए। वो फैक्ट ये है कि जो 3 पहाड़ियाँ हैं, अजंता, सतमाला और हरिश्चंद्र, क्या क्या नाम है? अजंता, सतमाला और हरिश्चंद्र, तीनों पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। उसी तरह उड़ीसा में हमें याद रखना है गडजात, मलाईगिरी, सिक रामगुट्टा। तो सिक रामगुट्टा, मलाईगिरी और गडजात तीनों पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अरुणाचल में हमें ध्यान रखना है डफला, अभोर, मिरी और मिसमी। डफला, अभोर, मिरी और मिसमी चारों कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। मिकीर पहाड़ियाँ और रेंगमा की पहाड़ियाँ दोनों असम में स्थित है। तो इन पहाड़ियों के नाम से डायरेक्ट सवाल आता है कि पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अजंता की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़, गडजात, मलयगिरी और सिक रामगुट्टा जो है उड़ीसा में। अरुणाचल में है डफला, अभोर, गिरी और मिसमी। वहीं असम में है मिकीर और रेंगमा। कुछ और देखें तो प्रमुख ग्लेशियर, महान हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उसमें संतोपत ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और मिलान ग्लेशियर चारों उत्तराखंड में है। जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में। तो कुछ ग्लेशियर्स के नाम हैं। हालांकि हमने जब महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी पढ़ी थी तो लगभग ग्लेशियर्स को भी हमने देखा था, पर जो छूट गए हैं चीज़ें वो हम इसमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमने फिजिकल ज्योग्राफी के लगभग पूरा पार्ट कर लिया है। तो जो कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो संतोपत, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलान चारों ग्लेशियर महान हिमालय के ग्लेशियर हैं जो उत्तराखंड में है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम में। प्रमुख घाटियों की बात करें तो घाटी किसको कहा जाता है कि पर्वतों के मध्य का भाग जो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से समतल हो जाता है, उसे घाटियाँ कहते हैं। तो लद्दाख की जो प्रमुख घाटियाँ हैं उसमें 3 घाटी हमें ध्यान रखनी है, एक तो नुब्रा घाटी, एक मरखा घाटी, एक सुरु घाटी। तो घाटियाँ क्या होती है? नदियों के जो पर्वतों के मध्य का जो क्षेत्र है उसको घाटियाँ कहा जाता है, जो नदियों के जमाव से जलोढ़ से समतल हो जाता है। अब इसकी अगर लोकेशन देखें तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी में 2 नदियां हमें ध्यान रखनी है, एक तो श्योक नदी और नुब्रा नदी। तो श्योक और नुब्रा नदी सिंधु नदी में आके मिलती है, तो इन दोनों का जो बीच वाला क्षेत्र है उसे नुब्रा घाटी कहते हैं। ये नुब्रा घाटी। उसी तरह जास्कर में मिलती है मरखा नदी, और उसके जो साइड वाला क्षेत्र है वो मरखा घाटी वाला क्षेत्र है। उसी तरह सुरु नदी भी किस में मिलती है? सिंधु नदी में। तो जो सुरु घाटी है वो भी हमें यहीं प्राप्त होती है। तो ये लद्दाख की घाटियाँ हैं तीनों, कौन कौन सी? नुब्रा घाटी, मरखा घाटी और सुरु घाटी। और तीनों नदियों के भी नाम ध्यान रखने हैं। नुब्रा नदी जो श्योक नदी में मिलती है फिर सिंधु में मिल जाती है। वहीं जास्कर में मिलती है मरखा नदी, और जास्कर सिंधु की सहायक नदी है। सुरु नदी भी किस में मिलती है? सिंधु में। तो सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। तो ये लद्दाख श्रेणी में ही ये पूरे तीनों घाटियाँ हैं, नुब्रा, मरखा और सुरु। जम्मू कश्मीर में एक घाटी हमें ध्यान रखनी है, नीलम घाटी। नीलम घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियाँ हैं जो काफ़ी पर्यटक स्थल भी है, एक तो लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटी। ये तीनों घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी तो हिमाचल प्रदेश में, नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में, नुब्रा, मरखा और सुरु घाटी लद्दाख में। महान हिमालय और शिवालिक के जो मध्य
कुछ घाटियाँ और ध्यान रखनी है, एक तो जम्मू दून, पठानकोट दून, चंडीगढ़ कालका दून और देहरादून। तो सबसे बड़ी दून घाटी है देहरादून जो उत्तराखंड में है। चंडीगढ़ कालका दून है वो पश्चिम बंगाल और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि बॉर्डर पे है चंडीगढ़ कालका दून। पठानकोट दून पंजाब में है और जम्मू दून जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य वाली घाटियाँ हैं जम्मू दून, पठानकोट दून, चंडीगढ़ कालका दून और देहरादून। वहीं साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी जो है वो केरल में है, और जूकू घाटी जो नागालैंड में है। जूकू घाटी नागालैंड में, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जूकू जो वर्ड है वो एक इस तरह का वर्ड लग रहा है कि जो जैसे कि पूर्वांचल के जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ से मिलता जुलता वर्ड है, तो इसको रिलेट करना है कि जूकू कहाँ की है, नागालैंड में स्थित घाटी है। साइलेंट वैली, केरल के लोग काफ़ी अच्छे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो इस तरह याद रखने कि वहाँ के लोग काफ़ी पीसफुल लोग हैं, तो शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली वहाँ पर है। तो ये हमने बात करी भारत के भौगोलिक प्रदेशों की, तो सारे भौगोलिक प्रदेशों को हमने समझा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अब हम आगे जो बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र को समझेंगे, और अपवाह तंत्र में पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनको हम बांट कर देखेंगे बंगाल खाड़ी और अरब सागर के अपवाह तंत्र के रूप में। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।